हेलो चिल्ड्रन। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक पार्ट कवर कराया था। और मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखिए, जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन चल रहा था उसमें थोड़ा सा मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में और बताती हूँ कि इसमें ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है बच्चों, तो अगर जैसे कई बार क्वेश्चन आता है इसमें इक्वेशन में कि इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, बाय प्रोडक्ट्स। तो उसमें आप देखिए, जो ये ग्लूकोज फॉर्म हुआ है बच्चों, तो वो तो यूज़फुल होता है ना, प्लांट्स के लिए। तो उसको तो प्लांट स्टोर कर लेता है। बाकी जो ऑक्सीजन है और वाटर जो इससे प्रोड्यूस हुआ है वो ये रिमूव कर देता है प्लांट। हाँ, तो बाय प्रोडक्ट्स क्या हुए यहाँ पर, इसका ऑक्सीजन एंड वाटर। अब आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ इवेंट्स बताए हुए हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है। क्लोरोफिल का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जो सनलाइट इधर पे जो यूज हो रही है प्लांट के थ्रू, तो क्लोरोफिल ही उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वही क्लोरोफिल का फंक्शन है। अब एक सेकेंड चीज़ आप और देखिए कि कभी अब आप लोग के एमसीक्यूज आने हैं तो उसमें क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि जैसे ही सनलाइट जो प्लांट ने एब्जॉर्ब करी है, तो ये इन्होंने जो यूज़ करी है प्लांट में क्लोरोफिल के थ्रू जो यूज़ हुई है, उसको कन्वर्ट किस में किया गया है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। किस काम के लिए, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्लांट में हैं तो उसको स्प्लिट करके, ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन तो जो है ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है उसमें यूज हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो एमिट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ओके, फिर से बता रही हूँ। तो जो सनलाइट जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल के थ्रू, उसका क्या काम है यहाँ पर में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो ही रहा है मेनली, उसके इंक्लूडिंग उसके अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो स्प्लिट हो रहा है, तो हाइड्रोजन जो है ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है और फूड बनाने में हेल्प कर रहा है, और ऑक्सीजन एज इट इज रिलीज हो रहा है, जो किसके काम आ रहा है, प्लांट्स के लिए। तो उस टाइम वो ऑक्सीजन यूजलेस है, पर जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए वो ऑक्सीजन यूजफुल है। ओके, तो अब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रिडक्शन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि these steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि डेजर्ट प्लांट्स में क्या खास बात होती है। डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये लोग रात में यूज़ करते हैं, और जो नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं, रात में CO2 रिलीज करते हैं। तभी तो मना करते हैं ना कि रात में पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए या नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम प्लांट्स क्या होता है, CO2 रिलीज करते हैं। पर अब आप देखिए, ध्यान से देखिए कि डेजर्ट प्लांट्स में क्या स्पेशलिटी बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो रात के टाइम पे यूज करते हैं। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं बच्चों तो एक एक लाइंस का आप बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। तो अब देखिए, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। के जितने भी फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट्स एंड जो प्रोडक्ट्स हैं, उस तरीके उससे किस तरीके से एक एक चीज़ को यूज़ किया गया है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts which contain chlorophyll. अब एक चीज और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर हम पूछा जाए कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, और क्लोरोफिल एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। क्योंकि मैंने आपको अभी 2-3 टाइम्स बताया कि क्लोरोफिल
एक तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीफ को, जिसकी वजह से पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट होता है। सेकेंड थिंग, ये जो लाइट होती है, उस सनलाइट होती है, उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है क्लोरोफिल। ओके चिल्ड्रन, अब आप देखिए जो इसमें इन्होंने बच्चों एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों की ये जो छोटे छोटे सी एक्टिविटीज़ दी होती हैं इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। पर हाँ, आपको पूरी एक्टिविटी नहीं लर्न करनी है, पर जो इसमें जो स्पेशल थिंग्स के बारे में जो बात करी गई है उस पर आपको फोकस करना है कि जैसे अगर इन्होंने आयोडीन लिया है तो वो क्यों लिया है, अगर इन्होंने अल्कोहल यूज़ किया है तो वो क्यों यूज़ किया है। तो जैसे उन्होंने बोला, टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट या क्रोटॉन्स। तो प्लांट की वैरायटी बताई है इन्होंने कि मनी प्लांट का भी आप ले सकते हो, किसी और का भी। तो कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। हाँ, क्योंकि भाई सनलाइट तो बहुत ज़रूरी होती है बच्चों। किसके लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों? प्लांट के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट कराने के लिए। जब हम डार्क में रख देंगे तो प्लांट तो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सनलाइट उसको मिल नहीं पाएगी, और धीरे धीरे क्या होने लगेगा, प्लांट जो है अपना ग्रीन कलर लूज करने लगेगा, ड्रूप होने लगेगा, प्लांट मुरझाने लगेगा। ओके, तो नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। तो अब क्या देखा, 3 days के लिए तो हमने उस प्लांट को डार्क में रखा था, और 3 days के बाद हमने 6 hours के लिए उसी प्लांट को सनलाइट में रख दिया। उसी प्लांट से हमने एक पत्ती को तोड़ा और मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। फिर क्या किया इन्होंने, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर दिस इमर्ज इट इन अ बीकर ऑफ कंटेनिंग अल्कोहल। अब बच्चों देखिए, अब इन्होंने क्या किया, इसको अल्कोहल में डिप कर दिया। तो वही मैंने आपको बताया है कि कुछ बातें हमें खास, अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डार्क में रखा प्लांट को, तो डार्क में भी रखने का इनका क्या पर्पस था मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर इन्होंने उसको सनलाइट में रखा, तो वहाँ पे रखने का भी क्या पर्पस था वो भी मैंने अभी आपको बताया। अब आप देखिए, अब इन्होंने क्या किया है कि लीफ को अल्कोहल में डिप कर दिया, इमर्ज मतलब डुबो दिया, डिप कर दिया अल्कोहल में। क्यों डिप किया है बच्चों? जिससे कि जो उसका ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वो पूरा रिमूव हो जाए, जिससे उसका क्लोरोफिल while the green leaf in alcohol till all its green pigment chlorophyll is removed. Now what will happen? The leaf will now become almost colorless or pale. Okay, and the alcohol will turn green. Okay, alcohol में उसका कलर आ जाएगा। अब आप देखिए, carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. What happens to the color of the leaf? Now what is the color of the solution? अभी मैंने आपको बताया कि लीफ का कलर कैसा हो जाएगा और सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा। तो लीफ ने तो अपना कलर लूज कर दिया, और लीफ ने जब अपना कलर लूज किया बच्चों, तो वो कलर किस में आ गया, जो उसका सोल्यूशन था अल्कोहल। तो नाउ अल्कोहल टर्न्स ग्रीन। इतनी बात आपको समझ में आई ना? अब नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब बच्चों देखिए, आयोडीन इन्होंने यूज किया है, आयोडीन। तो क्या होगा, what iodine is showing? Iodine is showing that no starch is present now in the leaf. No starch is present in the leaf now. तो आयोडीन किसके लिए यूज हुआ? स्टार्च की टेस्टिंग के लिए। तो टेक आउट द लीफ एंड ड्रेन्स ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। अब आयोडीन सोल्यूशन से बाहर निकालने के बाद उसका वो भी सोल्यूशन में हटा दो। अब आप देखो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ? तो अब आप देखिए, उसको निकालिए, तो आपको क्या कंक्लूजन बेटा मिला इससे देखने के बाद? अब आप बताइए, कई बार कंक्लूजन भी वो लोग पूछ लेते हैं। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद 2 कंक्लूजन्स मिलते हैं बच्चों, 2 कंक्लूजन्स मिलते हैं। पहला क्या मिलता है हमें कि सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और सेकेंड हमें क्या पता चलता है कि लीव्स मेक स्टार्च एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्योंकि आप देखिए, स्टार्च पूरा रिमूव हो गया है लीफ से, है ना, और लीफ कैसी हो गई है, पेल हो गई है, कलरलेस हो गई है। एक तो क्लोरोफिल रिमूव हो गया उसमें से। तो लीव्स मेक स्टार्च एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो आप क्या देखोगे, द लीव्स आर पार्टली ग्रीन एंड
पार्टली वाइट, तो इन्हीं लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, वैरीगेटेड लीव्स। तो अब आप लोग ये चीज, हर एक वर्ड के मीनिंग को हमें फोकस करना है कि वैरीगेटेड का मीनिंग भी क्या होता है, कि जो पार्टली ग्रीन होती है और जो पार्टली वाइट होती है, मतलब आधी ग्रीन और आधी वाइट, उसको हम लोग वैरीगेटेड लीव्स कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि नेम द प्लांट्स विच हैव वैरीगेटेड लीव्स, या आप बताइए कि कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए जिनको हम लोग स्टार्च की टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, क्रोटॉन, सीलस या मनी प्लांट, ओके, जिनकी लीव्स वेरीगेटेड होती हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना, ये वाली एक्टिविटी। अब आप देखिए, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कि प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिबिट करता है। तो वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। तो जैसा मैंने आपने पहले वाले क्लासेस में पढ़ा भी होगा, अपने जूनियर क्लासेस में, कि लीव के सरफेस पर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों। तो वो माइन्यूट पोर्स क्या होते हैं, स्टोमेटा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और इन स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ओके। जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उस टाइम CO2 लेना, ऑक्सीजन रिलीज करना, ये सब किससे होता है बच्चों, स्टोमेटा से ही होता है। और स्टोमेटा एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, and it is also a very important site for the exchange of gases, okay। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि जो स्टोमेटा होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मेजर रोल प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट कराता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द स्टेम्स, रूट्स, लीव्स। सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटा, ओके। अब देखिए, गैशियस एक्सचेंज में तो हेल्प करता ही है बच्चों, और वाटर के उसमें भी, ये वाटर भी इससे बहुत सारा लॉस्ट हो जाता है। द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये पोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, ओके। तो अब ये ध्यान रखिए कि ये जो स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, फिर से बता रही हूँ, जो स्टोमेटा का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, ये कौन रेगुलेट करता है, इसको गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं। आपने राजमा देखा होगा, तो जो उसके गार्ड सेल्स होते हैं वो बिल्कुल एक बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। तो जो गार्ड सेल्स होते हैं, जब पानी उनमें से फ्लो होता है तो वो कैसे होते हैं, स्वेल्ड अप हो जाते हैं, ओके। तो कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के, पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेल्ड अप हो जाते हैं, और जब वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ओके। और सिमिलरली जब वाटर लूज कर देता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस में जब प्रोसेस पूरा हो जाता है प्लांट का, जब प्लांट को CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये पोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। कैसे क्लोज होते हैं, जो ये गार्ड सेल्स होते हैं उनका पानी ऑटोमेटिकली फ्लोज आउट, और बस स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं, गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। जब पानी एब्जॉर्ब किया था गार्ड सेल्स ने तो वो स्वेल्ड अप हो गए थे, जब पानी लूज कर दिया तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो गए, और गार्ड सेल्स जब श्रिंक हो गए तो स्टोमेटा आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है ना अच्छे से। अब चलिए, अब हम लोग दूसरी एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 6.2। अब इसमें हमने 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लिए हैं विच आर नियरली द सेम साइज, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। फिर से हमने क्या किया, इन पॉटेड प्लांट्स को हम लोगों ने 3 days के लिए डार्क रूम में रख दिया। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास, प्लेस अ वॉच ग्लास containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. अब
अब फिर से फोकस करिए, जो इसमें इन्होंने एक स्पेशल चीज़ यूज़ करी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्यों यूज़ करी है, ध्यान दीजिए बच्चों कि इन्होंने, आप ध्यान से देखिए कि जो दो फिगर्स हैं, फिगर ए एंड फिगर बी, तो फिगर ए में जो एक प्लेट रखी हुई है, वॉच ग्लास, एक कांच की प्लेट होती है छोटी सी, जो हम लोग अपने लैब्स में यूज़ करते हैं। तो वो छोटी सी प्लेट ली हुई है और उस छोटी सी प्लेट में इन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। और दोनों ही प्लांट्स को उन्होंने बेल जार से कवर करके रखा है। ओके, अब फिर से देखिए, एक और चीज इन्होंने यूज करी है, यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। मतलब जो उन्होंने ये पॉट्स पैक कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एकदम एयर टाइट, और उन्होंने वैसलीन ही क्यों यूज करी। अब क्वेश्चन आता है कि वाई दे हैव यूज द वैसलीन, तो आप क्या बोलोगे, टू मेक द सेटअप एयर टाइट, जिससे कि जरा सी भी एयर अंदर ना जा पाए, एकदम वैक्यूम पैक्ड हो जाए। अब इन्होंने कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, तो 3 दिन के लिए तो इन्होंने डार्क में रखा था, तो फिर 2 घंटे के लिए इन्होंने सनलाइट में रखा हुआ है। अब अगेन, नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर एक एक्टिविटी पढ़ी हुई थी जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल और आयोडीन का सोल्यूशन यूज किया था, वैसे ही हमको इसकी भी एक लीफ प्लक करनी है एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जैसे ऊपर किया हुआ था। तो क्या होगा, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो उन्होंने बताया हुआ है बच्चों कि क्या ऐसा होगा कि जो लीव्स जो हमने प्लक कर रही हुई है, क्या वो स्टार्च का सेम अमाउंट शो कर रही है क्या। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव, कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वो ये बोल रहे हैं कि दोनों एक्टिविटीज को क्या हम लोग मर्ज करके क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि वो एक एक्सपेरिमेंट करके आपको प्रूव करना चाह रहे हैं, आपको शो करना चाह रहे हैं किस तरीके से प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है, किसके लिए, अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। तो वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, जो लैंड प्लांट्स होते हैं, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में मैंने भी आपको बताया कि वो CO2 रात में यूज़ करता है। तो आप देखिए ना कहीं तो फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंशिएट है ना, डिफरेंस है ना टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में और जैसे डेजर्ट प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं तो वो तो क्या करते हैं, रूट से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। भाई वाटर चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक मेजर रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो अब अदर मटेरियल्स भी तो चाहिए ना, जैसे कि भाई फर्टिलाइज्ड सॉइल भी तो होना चाहिए। अब फर्टिलाइजर किससे बन रहा है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें, सॉइल अगर अच्छी होगी तो देखिए भाई जितनी जैसे कि हमारी बॉडी को, एनिमल्स बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऐसे प्लांट बॉडी को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना। हम लोग तो अपना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फूड के फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, पर प्लांट किस फॉर्म में कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स खाना तो खाते नहीं है, हाँ, पर उनकी सॉइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए। तो वो रिच किस सेंस में होना चाहिए बच्चों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जो कि एक इसेंशियल एलिमेंट होता है, जो कि प्लांट के लिए एक बहुत ही उसका एक कह दो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट के। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि नेम द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, सबके नाम लोगे बेटा। क्यों, क्योंकि इसी सब सारी चीज़ों से सॉइल बनती है। तो नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट। क्यों, क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्यों इसेंशियल है, क्योंकि इससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सारे MCQs के क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि नाइट्रोजन क्यों एक इसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि प्रोटीन का इससे सिंथेसिस होता है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। अब ये भी ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो नाइट्रोजन है तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है,
nitrates and nitrites, or it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. अब आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टर का नाम सुना होगा। ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, एक हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, एक यूजफुल बैक्टीरिया होता है। तो हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिसीजेस स्प्रेड करते हैं, है ना। और जो यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हम लोग कर्ड खाते हैं तो उसमें भी यूजफुल बैक्टीरिया होता है बच्चों, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो राइजोबियम है, एसिडोबैक्टर है, ये सॉइल में रहता है। तो सॉइल में रहकर क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करके ये सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। बच्चों मैं आपको फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। प्लीज लर्न दीज एलिमेंट्स ऑन द टिप्स ऑफ योर फिंगर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, जिसमें जो नाइट्रोजन होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिससे प्रोटीन बनाया जाता है। ओके, अब उसमें भी देखिए कि किस फॉर्म में प्लांट इसको लेता है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में प्लांट लेता है। उसके बाद देखिए कि और इट इज टेकन अप एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर मैं बोलूँ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, फिर से अब मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि जो नाइट्रोजन जो प्लांट यूज़ करता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, आप क्या नाम बताएंगे, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप बात करते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो होता है राइजोबियम और एसिडोबैक्टर, जो रूट नोड्यूल्स में रहता है, कुछ लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करके सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। आई होप सो कि आपको इतना मेरा समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। तो आप देखिए, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स तो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए फूड प्रिपेयर करके देते हैं। ओके, बाकी आप देखिए चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। क्योंकि हम सब कोई भी फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता और हम सब किस पे डिपेंड होते हैं, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल और प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ओके, तो वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज अ डियर। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो तो स्टेशनरी होते हैं, मूव तो करते नहीं है। हाँ, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो तो मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो अब आप देखिए कई तरीके होते हैं जिससे इतने सारे टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनका फूड का मेथड होता है कंज्यूम करने का। तो उसी पे हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी उसके टाइप्स ऑफ क्या और न्यूट्रिशन पे। तो अभी वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे फंजाई लाइक ब्रेड मोल्स, यीस्ट एंड मशरूम्स, others taken in whole material and break it down inside their bodies, which can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. तो ये क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी कहलाता है, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। तो ये सारे नेम्स आपको पता होने चाहिए कि जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कंडक्ट करते हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कस्क्यूटा, अब आप जैसे मान लीजिए कस्क्यूटा बोला है तो इसके आपको दूसरा नाम भी लर्न होना चाहिए, अमरबेल। कस्क्यूटा इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ अमरबेल। अदर इज टिक्स, now the next is lice, again next is leeches and the tapeworms। फिर से मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, तो जो जो नेम्स जो जो एग्जाम्पल्स हमको एनसीईआरटी की बुक में गिवन है वो सारे हमको लर्न होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो जो पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी कंडक्ट करते हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कस्क्यूटा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कस्क्यूटा, अमरबेल। ओके, the next is ticks and the next is lice and the next is leeches and then tapeworms। okay, आई होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा। और जैसे अगर हम फंगी की बात करते हैं बच्चों, जो एक तरीके से
सैप्रोफाइट्स होते हैं, कैसे फूड कैसे कंज्यूम करते हैं, जैसे यीस्ट, ब्रेड मोल्स, मशरूम्स, ये सारे। अब आप देखिए हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, तो आप देखिए इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबका फूड कंज्यूम करने का मेथड जो होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। और अगर हम सबके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो भी एकदम डिफरेंट होता है। जैसे कितने डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए उनकी बॉडी में सिर्फ एक डिफ्यूजन का ही प्रोसेस सफिशिएंट होता है पूरा प्रोसेस कंडक्ट करने के लिए। वहीं पर अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो वहाँ पे उनकी इतनी बड़ी लार्ज बॉडी होती है जिसमें हर एक ऑर्गन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस इज नॉट सफिशिएंट ओके मल्टी सेलुलर की बॉडी में। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है बहुत ज़्यादा, और उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इतने सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसके लिए अब आप देखिए हर पार्ट का एक अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है और हर स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनको एक स्पेशल सिस्टम चाहिए होता है जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कितने सारे सिस्टम्स हैं मल्टी सेलुलर्स की बॉडी में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो यूनिसेलुलर की बॉडी होती है वो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर में होती है और जो मल्टी सेलुलर की बॉडी होती है वो एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होती है। अब अगर यूनिसेलुलर की बॉडी में आपको एमीबा का एक फंक्शन, एमीबा के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। Amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole। अब आप देखिए कि अमीबा डोंट हैव अ माउथ, अमीबा का माउथ ही नहीं होता है, अमीबा का माउथ नहीं होता है। अमीबा जहाँ पर भी अपना फूड सब्सटेंस देखता है वहीं पर वो अपना फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, और वो उसको एनगल्फ कर लेता है। और जैसे ही वो एनगल्फ कर लेता है तो टेम्परेरीली उसका स्टमक फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं। और फूड वैक्यूल में जाके उसका फूड एकदम से, आप ये देखिए जो आपका फिगर 6.5 में जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये फूड पार्टिकल ए में आप फोकस करिए, जो उसको फूड पार्टिकल नज़र आ रहा है, धीरे धीरे अमीबा उसके पास क्रॉल कर आया और उसने देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपनी बॉडी से एग्जिट किया, वो एनलार्ज कर दिए। और आप देखिए धीरे धीरे सी में देखिए पूरा सर्कल बना लिया उसने। तो जो उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, व्हाट इज दिस, स्यूडोपोडिया। और आप देखिए उसने एक सर्कल बना लिया, तो जो सर्कल बनाए वो उसका टेम्परेरी स्टमक फॉर्म हो गया और जिसको हम लोग फूड वैक्यूल भी कहते हैं बच्चों। तो जैसे ही उसके फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल आया वैसे ही उसकी बॉडी ने डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किए। अब आप देखिए जो लास्ट फिगर है डी, देखिए जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए वैसे ही उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने फूड पार्टिकल्स को एकदम फाइनल पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया और पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए आप पूरा, अभी इन लोगों ने आपको इंजेक्शन का पॉइंट नहीं दिखाया है, पर आप देखिए जैसा इन्होंने इंजेक्शन का पॉइंट दिखाया है फिगर 2 में बच्चों कि कहीं भी इसका माउथ बन जाता है, ऐसे ही एमीबा में कोई भी एनस पॉइंट नहीं होता है। एनस का मतलब क्या होता है, जहाँ से एनिमल्स अपने वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो हमारा एनस पॉइंट होता है। पर आप देखिए अमीबा में कहीं भी एनस पॉइंट नहीं होता है। हाँ, पर फूड के डाइजेशन होने के बाद, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पूरी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड उसकी बॉडी में बचता है वो कहीं से भी एग्जिट हो जाता है, जो कि इन्होंने नहीं शो किया है। ओके, तो इतना आपको होप्स हो कि क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसका स्ट्रक्चर आप ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में कि जो इसका प्रोसेस होता है अमीबा का फूड कंजप्शन का, इसको हम लोग फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। अमीबा का जो फूड कंजप्शन का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। ओके, अब आप देखिए अमीबा की तरह ही एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और होता है जिसको हम लोग पैरामीशियम कहते हैं। पैरामीशियम हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट।
जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अमीबा में कोई माउथ नहीं होता है, जहाँ भी वो फूड पार्टिकल देखता है वहीं से ही अपना माउथ फॉर्म कर लेता है। पर पैरामीशियम में आप देखिए एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, वहीं से ही पैरामीशियम फूड अंदर लेता है। और जो एक और चीज़ बताऊंगी कि आउटर लेयर में पैरामीशियम के एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग सीलिया कहते हैं। एक एक चीज़ पे, एक एक वर्ड पे बच्चों मेरे फोकस करिएगा और बार बार मेरा वीडियो सुनिएगा, जिससे आपको एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा, एक एक वर्ड लर्न हो जाएगा। सारे एमसीक्यूज इसी से ही आएंगे। आप चेक करना, मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद आप अलग अलग साइट्स पे जाके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करिएगा, उससे प्रैक्टिस करिएगा, फिर देखिएगा आप लोग कितने एबल हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो सीलिया होता है, जो पैरामीशियम के आउटर कवरिंग में जो प्रेजेंट होता है, वो सीलिया का फंक्शन क्या होता है, उस फूड को पुश करने के लिए, उस फूड को पुश करने के लिए कहाँ तक पहुँचाने के लिए, उस पैरामीशियम के स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुँचाने के लिए वो सीलिया उसको हेल्प करता है पैरामीशियम को। तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन था बच्चों, एक एमीबा एंड पैरामीशियम। तो दोनों की ही आप जितना स्टडी मैंने आपको बताई है उतना ही आप लोग थॉरो स्टडी करिएगा, और प्लीज़ एमीबा का फिगर पे फोकस करिएगा कि एमीबा का फूड वैक्यूल क्या होता है, एमीबा का माउथ कैसे डेवलप होता है। और अभी जब हम लोग आगे रिप्रोडक्शन का चैप्टर अभी हमारे टर्म 1 में नहीं आना है, पर जब हम लोग इसके टर्म 2 में पढ़ेंगे तब हम उसका रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो हमने सिर्फ फूड का ही रिलेशन एमीबा के बिहाफ पे समझा है। ओके, अब नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा पूरा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में जो हम लोग स्टडी करेंगे, इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो बेटा आप लोगों को एक एक चीज़ फोकस करनी है कि एलिमेंट्री कैनाल हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड अप होता है। माउथ से हमारा स्टार्ट होता है और ये हमारा एनस पे एंड अप होता है। अब आप ये देखिए कि ये जो अभी हम आगे इसका फिगर देखेंगे, तो द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, और जो हमारे अलग अलग रीजन्स आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, और हर रीजन एक स्पेसिफिक और एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। और किस तरीके से फूड हमारी बॉडी में एंटर करता है, किस पार्ट से स्टार्ट होता है, और वहाँ पे जैसे ही फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं किस तरीके से वहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जैसे इन्होंने एक्टिविटी 6.3 इसमें दी हुई है, तो इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, उसमें इन्होंने स्टार्च सॉल्यूशन लिया। ओके, तो टेस्ट ट्यूब ए में इन्होंने सलाइवा लिया है और लीव बोथ टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट्स। और फिर इन्होंने फिर से बताया आयोडीन सॉल्यूशन। अभी जैसे हम लोगों ने पहले वाली एक्टिविटीज़ में मैंने आपको आयोडीन का फंक्शन बताया हुआ था कि स्टार्च की टेस्टिंग के लिए हम लोग आयोडीन यूज़ करते हैं, तो कई बार ये फंक्शन पूछ लिया जाता है। बार बार मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिविटी में कुछ और जनरल हमें नहीं करना है, ना ही कोई प्रोसेस आता है, पर हाँ जो स्पेशल थिंग्स हम लोग एक्टिविटी में यूज़ करते हैं उनका हमें फंक्शन ज़रूर पता होना चाहिए, कि जैसे आयोडीन यूज़ किया तो उसका क्या फंक्शन है, अल्कोहल यूज़ किया तो उसका क्या फंक्शन है। तो आयोडीन मैंने आपको बताया कि स्टार्च की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने कलर चेंजिंग का बताया है, तो अब हम लोग आगे उसको देखते हैं कि किस तरीके से जो सलाइवा होता है वो हमारे स्टार्च पे एक्ट करता है। जो सलाइवा होता है वो हमारे सलाइवा एक सलाइवरी अमाइलेज के नाम से एंजाइम सिक्रीट करता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। अब अपन इसके आगे स्टार्ट करते हैं, तो अभी पता चल जाता है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेटा कहीं भी बाहर नहीं जाना है, हमें एनसीईआरटी की थॉरो स्टडी करनी है और बस सारे क्वेश्चंस हमारे ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट होते जाएंगे। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। अब आप देखिए हम लोग कितने टाइप्स का खाना खाते हैं, और जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को तक पहुँचते पहुँचते पूरा हमारे स्टमक तक पहुँचता है। उसके बाद कैसे हमारा डाइजेशन होता है, उसके बाद हमारा खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, कैसे क्या क्या काम होते हैं।
तो आप देखिए कोई तो माइनर रोल प्ले करता है हमारा, पर कोई हमारा मेजर रोल प्ले करता है। तो जनरली हम लोग इसमें 5 प्रोसेस पढ़ते हैं डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इंजेशन का प्रोसेस होता है, फिर हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फाइनली हमारा इजेशन हो जाता है। तो एक तरीके से ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस होता है। तो ये हमारा कहाँ से, इंजेशन से स्टार्ट होता है। इंजेशन मीन हम लोग इंजेशन कहाँ से करते हैं, माउथ से। तो माउथ से हमने खाना लिया अंदर, तो टीथ हमारे जो होते हैं वो हमारे फूड को क्रश करते हैं, ओके। और जो पूरे हमारे जो माउथ की जो लाइनिंग होती है, तो आप देखिए कितनी सॉफ्ट होती है, और वो लाइनिंग में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक, जैसे जो चीज़ हमको बहुत पसंद है, जब हम उसको खाते हैं या खाने से पहले हमारे माउथ वाटरिंग होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक, जो भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमारे माउथ वाटरिंग क्यों होने लगती है? तो एक्चुअली होता क्या है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली ओनली वाटर। हम लोग ये नहीं कहेंगे वो सिर्फ पानी आ जाता है, कहा जाता है कि पानी आ रहा है मेरे मुंह में, पर वो ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ पानी ही पानी। कहाँ से आ गया पानी? कोई ट्यूब या कोई टैप तो हमारे मुंह में कनेक्टेड है नहीं। पर हाँ, जो फ्लूइड हमारे माउथ में सिक्रीट हुआ वो सलाइवा था, वो सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारा फेवरेट फूड होता है। तो हमारे फेवरेट फूड को देख के हमारे अंदर से एक ईगरनेस डेवलप हो जाती है, और उस ईगरनेस की वजह से जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, फूड हमारे माउथ में जब आता है वैसे तब हमारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं। पर जब हमारा फेवरेट फूड होता है तो उसको देखते ही हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को, और सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे सलाइवा को सिक्रीट करता है, ओके। तो तब हमारे मुंह में माउथ वाटरिंग होने लगती है। उसी को कहते हैं कि हमारे फेवरेट फूड को देखते ही हमारे माउथ वाटर करने लगता है। तो उसमें सलाइवा रोल प्ले करता है बेटा। हाँ, और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं तो वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देते हैं, सलाइवा को। ये सारा प्रोसेस एक ऑटो प्रोसेस होता है। अब अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट एज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। बाकी का तो जो फूड का जो हम लोग इंजेक्शन मतलब जो हम लोग खा रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर है, क्योंकि अभी आप देखोगे कि हमारा फूड माउथ से ही शुरू हो जाता है डाइजेशन हमारा। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में किस साइड से स्टार्ट होता है, तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट होता है। आप पूछेंगे कैसे स्टार्ट होता है बच्चों, तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और उस सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइम्स। तो जैसे केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शंस कराते हैं, तो बच्चों रिएक्शंस कराने के लिए हम लोग कई बार कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे कि जो रिएक्शन या तो फास्ट हो जाता है या वो रिएक्शन स्लो हो जाता है, तो वो तो कहलाते हैं कैटलिस्ट। तो वैसे ही हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं बच्चों, वैसे हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस को या तो इंक्रीज कर देते हैं वैसे, या तो डिक्रीज कर देते हैं। तो सेम काम होता है कैटलिस्ट और एंजाइम्स का, ओके। हाँ, डिफरेंस ये होता है कि कैटलिस्ट का वर्क जो है हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, और एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। एक एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। फिर से मैं बता रही हूँ, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, और जो हमारा खाना होता है वो हमारी टंग की हेल्प से एक बोलस फॉर्म कर लेता है, मतलब सलाइवा के साथ मिक्स करके बोलस, एक बॉल की तरह, जिससे कि हमको स्वेलो करने में इजी होता है, ओके। और ये सारा प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिक चल रहा है, ओके। अब आप देखिए जो हमारे माउथ से जो स्टमक में कनेक्टेड होती है वो क्या होता है, फूड पाइप। उस फूड पाइप को भी हम ईसोफेगस भी कहते हैं। और ये हमारे कौन रेगुलेट करता है इसको, रिदमिकली ये रेगुलेट होता है, क्योंकि हमारे जो अच्छा बच्चों, अभी मैं यहाँ पे आपका फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन बाय, और आप इतना पढ़िएगा, ओके देन।